चलो तो आज एक फार्मूला शीट तो हमने देख लिया था ना, पहली फार्मूला शीट हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे फार्मूला शीट 2। फार्मूला शीट 1 में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन से रिलेटेड, जितने भी कंसंट्रेशन रिलेटेड फार्मूले थे उनको हमने डिस्कस किया था, जो एनसीईआरटी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी नहीं है उनको भी। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे सेकंड फार्मूला शीट। सेकंड फार्मूला शीट में हमारे पास मोस्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वहां से है ना, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल दोनों तरीके से, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से फिर लास्ट टॉपिक जो आई वैल्यू और अल्फा वैल्यू था तो वहां तक हम डिस्कस करेंगे इसमें एक एक करके। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है कि 4 टाइप की है ना। 4 टाइप में पहले क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। ये 4 है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में 2 चीजें होती है, एक होती है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एक होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला ये है, जनरली हम ऐसे लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस या पी टोटल माइनस पी नॉट, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा ना लिख करके पी नॉट, ए मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में जो एक्स बी की वैल्यू हम लिखते हैं वो लिखते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, सम टाइम हम कहते हैं कि एन बी बहुत स्मॉल है तो हम इसको सिर्फ इक्वल में लिख लेते हैं एन बी अपॉन एन ए, बट यहाँ एन बी अपॉन एन ए रखा है हमने, तो हम ध्यान में ये भी देने की जरूरत है कि हमने एन बी को इग्नोर किया है। अगर कोई भी चीज वैल्यू इसमें इग्नोर ना करना हो तो हम इसके लिए इस वैल्यू को इक्वल मानते हैं किसके, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, सॉरी पी एस नॉट पी ए नॉट, दिस इज पी एस इज इक्वल टू एग्जैक्ट एन बी अपॉन एन ए। इसमें हमने कुछ भी इग्नोर नहीं किया है। ठीक है, तो ज्यादा सुटेबल फॉर्मूला एनसीईआरटी में आपका ये ही दिया है, ये वाला दिया है, ये नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इसको यूज करना ज्यादा सुटेबल है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, है ना। ये एग्जैक्ट इसके इक्वल आती है कि सोल्यूट का मास कितना है डिवाइड बाय उसका मोलर मास कितना है। ठीक है, सोल्यूट का मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास, फिर डिवाइड बाय कितना W बाई M। इसको आप अपने उसके लिए स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल W भी लिख सकते हैं, या WB बाई MB इंटू MA अपॉन WA, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ए जो है सोल्यूट है, सॉरी B जो है सोल्यूट है, A जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हुआ, देखो वहां भी लिखा, ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो चीज है। ठीक है, तो 1-2 फॉर्मूला, अब मान लो यहाँ से मैं आपको कभी MB निकालना है, MB कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करेंगे, MB को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट सहित आप इसकी जगह प्लेस कर देंगे, तो MB की वैल्यू निकल जाएगी, हमेशा ये पता है पहले से तो। ठीक है, अगर मान लो कि एक टेम्परेचर पे आपको प्रेशर पता है कंपोनेंट का, दूसरे टेम्परेचर पे प्रेशर फाइंड करना है, या दूसरा प्रेशर भी दिया है, किस टेम्परेचर पे इतना प्रेशर हुआ, पार्शियल प्रेशर, वो आपको फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, T1 पे हमें प्रेशर पता था, T2 पे हमको फाइंड करना था, जहाँ पे डेल्टा H मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, R गैस कांस्टेंट है ना, 0.082 वैल्यू रख करके हम कर सकते हैं इसको, डिपेंड करेगा क्या आपने यूनिट लिया है। ठीक, अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या है, डेल्टा T इज इक्वल टू KWB। अब यहाँ पर हम एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं TB की, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, जहां पर डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, कितना बीपी बढ़ गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। ये जो है ये कहलाता है एलिवेशन कांस्टेंट या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए स्पेसिफिक होता है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे वाटर के लिए मिलते हैं 0.515 होता है, लेकिन हम 0.52 सीधा ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम रखते हैं Kb की वैल्यू। WB क्या है, वही सोल्यूट का मास है, MB क्या है, सोल्यूट का मोलर मास है,
WA क्या है, सॉल्वेंट का मास है, क्योंकि मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी इस तरह, ये ध्यान रखिए कि केजी में है, अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपकी डेल्टा TF की वैल्यू, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KF WB अपॉन, अब ये 1000 KF क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे WA को इन्होंने ग्राम में माना है, जब ग्राम में लेंगे तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, उसको पूरा बन जाता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे WA ग्राम में लिया गया है, ध्यान रखिए, तो 1000 का हमने मल्टीप्लाई किया। सम टाइम अगर मान लो KF KB नहीं दिया है तो KF और KB निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको KB निकालना है तो यही फॉर्मूला यहाँ ये भी लगेगा, दोनों कंडीशन में वही फॉर्मूला आपको लगने हैं, है ना, KF इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको अगर जनरली हम सही तरीके से लिखें तो सही तरीके से इसको शायद हमने नहीं लिखा है, ऐसा मेरा अनुमान है कि हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया होगा, ठीक है, नहीं किया है ना, चलो उसको हम वही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखते हैं उसको KB या KF अगर निकालना है, सपोज क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उसकी वैल्यू होती है RT F स्क्वायर या TB स्क्वायर, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का या फ्रीजिंग पॉइंट वो है, डिवाइड बाई 1000 इंटू एंथैल्पी चेंज, ठीक है, लेटेंट हीट, अब चाहे फ्यूजन का हो चाहे वेपराइजेशन को। अगर हम KB की बात कर रहे हैं तो RTB स्क्वायर होगा 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और अगर वही KF निकालना चाह रहे हैं तो R इंटू TF स्क्वायर फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा HF, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ये होती है। तो KB और KF निकालने का ये भी फॉर्मूला है, ठीक। अब मान लो कि हमें इस फॉर्मूले से MB निकालना है, मोलर मास सॉल्यूट का, सबसे ज्यादा पूछा जाने क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, डेल्टा TB MB की तरफ आ जाएगा और ये उसके स्पेस पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। चलो फोर्थ में आते हैं, वेपर प्रेशर में। यहाँ पे P जो लिखा गया है, P को आप पाई मान के चलेंगे, प्रेशर लिखा गया है, हम यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V/ST, जहाँ पे जो N है मोल्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने मोल्स आपने डिसॉल्व किए हैं, जिसकी वैल्यू हम किसकी इक्वल मानते हैं, मास बाई मोलर मास, सॉल्यूट का मास डिवाइड बाई मोलर मास, है ना, इसके इक्वल मान चलते हैं। तो P ये किसके इक्वल हो गया, फिर मोल्स बाय वॉल्यूम मतलब मोलैरिटी, तो N/V किसकी इक्वल है, मोलैरिटी के इक्वल है, मोलैरिटी, है ना, इंटू S इंटू T। S क्या है, इसको R से लिखते हैं वैसे जनरली, लेकिन सॉल्यूशन के केस में है तो इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको, ये कांस्टेंट वैल्यू है, गैस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं 0.083 वाला, है ना। तो पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू C, ठीक है, वैसे हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू CRT या पाई इज इक्वल टू N/V/RT, यहाँ R लिखो या S लिखो, है बात वही, गैस कांस्टेंट की है ना। यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, T किस में लिखा जाता है, T हमेशा और केल्विन में लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में चेंज करके तभी पुट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब सवाल है कि जब मिक्सिंग कर रहे हैं तब क्या करें, है ना। सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन था, उसकी मोलैरिटी थी 0.1, अब वो 50 ml लिया आपने, है ना, और दूसरा जो है वो आपका था 0.2, अब वो है 100 ml, ठीक, दोनों सेम सब्सटेंस के हैं, तो दोनों को मिक्स कर देने के बाद रिजल्टेंट वेपर प्रेशर कितना होगा, तो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर के लिए हम, हालांकि इसमें हो सकता है कि हमने मेंशन इसको नहीं किया, यहाँ पे नहीं, इसको हमने मेंशन ही नहीं किया है, नहीं किया हुआ है, ये ऊपर है ना, ये पाई
1v1 प्लस π2 v2 इज इक्वल टू πr v1 प्लस v2। ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। तो अगर मान लो कि इस मोलैरिटी और इस वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर जो P है, इसका क्या था ये ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका जो है वो π2 है, π1 और π2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1, इसका π2। तो उस कंडीशन में अगर हम कहें कि दोनों को मिक्स कर देने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो π1 प्लस v1 π2 v2 इज इक्वल टू πr, मतलब रिजल्टेंट v1 प्लस v2 इक्वल। लेकिन इन केस अगर मान लो कि सॉल्यूशन डिफरेंट, ये तो सेम सब्सटेंस के थे, भले मोलैरिटी डिफरेंट थी बट एक ही सब्सटेंस के सब, हमने HCl लिया था, HCl के ही दोनों हैं, लेकिन जब डिफरेंट हो जाएंगे तब क्या होगा। तो जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अगर सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में ये लगाते हैं, है ना, N1 I1, I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, I1 पहले का वांट ऑफ फैक्टर इंटू उसकी मोलैरिटी प्लस दूसरे का वांट ऑफ फैक्टर इंटू उसकी मोलैरिटी डिवाइड बाई दोनों का वॉल्यूम इंटू RAT इज इक्वल टू रिजल्टेंट पाई। ठीक है, ये बात थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कोई बात ही नहीं है। अब बात आती है आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है जिनके लिए पाई की वैल्यू सेम, दो सॉल्यूशन है उनके लिए वेपर प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर, सॉरी क्या मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर इसकी बात कर रहे हैं, वेपर बार बार रिपीट हो रहा है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दोनों की इक्वल है, दोनों सॉल्यूशंस की, तो दो सॉल्यूशन को हम कहते हैं वो आइसोटोनिक है। अगर दो सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो इसको बोलते हैं क्या, ये आइसोटोनिक है ना। आइसोटोनिक केस में क्या होता है, ये कंडीशन होती है, मीन्स एक फर्स्ट वाले का मोल डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरे का मोल इंटू उसका वॉल्यूम। तो आइसोटोनिक कंडीशन अगर है तो उनके मोल्स और वॉल्यूम्स, उनकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी भी सेम होगी। अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं तो उनकी मोलैरिटी भी आपस में क्या होगी, सेम, मीन्स उसका कंसंट्रेशन भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होगा, है ना, मोल पर लीटर के हिसाब से। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये W/M का मतलब ही N होता है, मोल्स होता है, तो उसको ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अभी तो जो हमने पढ़ा वो कौन से पढ़े, उनमें हमने वो पढ़ा था, जैसे मान लो कि हमने ग्लूकोज लिया, अब ग्लूकोज जब डिसॉल्व करते हो तो ये एग्जैक्ट वैसे ही पड़ा रहता है, ना तो इसका एसोसिएशन होता है ना तो इसका डिसोसिएशन होता है, न एसोसिएशन न डिसोसिएशन, मतलब इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी तो जो भी फॉर्मूला पढ़े हो वो सब के सब किसके हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के हैं, मतलब ये न तो टूटेंगे न तो जुड़ेंगे आपस में, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उनमें तो नॉर्मल वैल्यूज आती है, लेकिन इन केस अगर मान लो कि आपने NaCl ले लिया एज अ सॉल्वेंट, है ना, इसमें ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज लिया जा सकता है ना, यूरिया लिया, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया जा सकता है, यूरिया लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस केसेस में आपका सिंपल वाले फॉर्मूला रहेंगे। लेकिन अगर NaCl लिया तो NaCl क्या करेगा, NaCl डिसॉल्व होगा Na प्लस और Cl माइनस में। इस कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यही थी ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब डिक्रीज या इंक्रीज होने लगते हैं, जैसे एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो ये क्या होता है, ये जब बेंजीन में डिसॉल्व होता है तो अपने जैसे टू मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन कर देता है और डाइमर बना लेता है। ठीक है, ये बेंजीन में, वाटर में नहीं, वाटर में तो इस तरह से डिसोसिएशन होता है। इन दोनों कंडीशन में नॉर्मल फार्मूले नहीं यूज होंगे। ठीक है, तब वहां पे एक नया फैक्टर यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर I। तब वहां पे हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा P/PS इज इक्वल टू I XB, यानी हमें लिख सकते हैं NB/Na फिक्स वैल्यू, है ना। ऐसे डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी, एंड पाई इज इक्वल टू I CRAT। तो ये I एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर के नाम से इनको हम जानते हैं, तब ये यूज करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। ठीक है, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन इस तरीके का हो रहा है तो इस तरीके का,
सोल्यूट का। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नॉर्मल आई का यूज नहीं करेंगे। तो उस आई की वैल्यू के कई फॉर्म में है, कई तरीके से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसको देखो कैसे। एक तो हम कहते हैं कि आई इज इक्वल टू कितने पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद या जुड़ने के बाद कितने पार्टिकल्स हैं, डिवाइड बाई बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल थे, बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन आपके कितने पार्टिकल थे। उसका जो रेशियो है वो आई के इक्वल होगा, है ना। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर मान लो कि आपने 100 मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व किया है तो 100 का 100 वो फिर टूट भी जाने चाहिए, 100 का 100 में डिसोसिएशन होना चाहिए, एक भी बिना डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नहीं बचना चाहिए। तब तो उसको 100% डिसोसिएशन बोल करके और उसमें आई के लिए क्या लगा देंगे कि पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन एंड डिवाइड बाई आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन, पार्टिकल का रेशियो आई के इक्वल होगा। लेकिन अगर अल्फा 1 नहीं है, यानी अल्फा 100% नहीं है ना, 100% नहीं है, परसेंट दे दिया इतने परसेंट डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ है, तब वहां पे अल्फा और आई के बीच रिलेशन ये होता है। ठीक है, फिलहाल इसके पहले आई तक देखते हैं। हमने आई की वैल्यू ये बता दिया। वैसे आई की वैल्यू क्या होती है, आई का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व, पी ऑब्जर्व मतलब एबनॉर्मल, है ना, डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद प्रेशर कितना है, डिवाइड बाई पी नॉर्मल। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बना। अब पी ऑब्जर्व का मतलब कितना आपने ऑब्जर्व किया एक्चुअल में, है ना, डिफरेंस इन प्रेशर, और डिवाइड बाई पहले कितना होना चाहिए थ्योरेटिकली। अगर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे तो तुम कितना ऑब्जर्व कर रहे हो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली, डिवाइड बाई हम अगर थ्योरेटिकल कैलकुलेट करें फार्मूले से तो कितना आएगा। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट में भी होता है, मतलब एबनॉर्मल बाई नॉर्मल, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई नॉर्मल, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये चीज है। या तो अगर हम ये कहें कि पार्टिकल्स, तो एक्चुअल नंबर कितने हैं पार्टिकल्स के, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल है, बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हैं। तो ये आई का फॉर्मूला है ना, आई ऐसे निकल, सब आई की वैल्यू के फॉर्मूले हैं, जहां जैसी केस में हम वैसा यूज करेंगे। अच्छा, आई और अल्फा, अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, अल्फा। ठीक है, तो यहां पर एसोसिएशन के लिए लिया गया है कि अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 इंटू एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन। यहां पे एन क्या चीज है वो समझो। देखो, एन का मतलब यह है कि सपोज हमने एन टाइम ऑफ ए को किसी रिएक्शन में भेजा या किसी सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया, कितने ए हैं, एन है, एन पार्टिकल ऑफ ए, और वो जाकर के एक पार्टिकल बन गया, ए एन बना लिया, मतलब सब कंबाइन हो गए। एन टाइम ऑफ ए कंबाइन होकर के सिंगल यूनिट बना रहा है, सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी बना रहा है, एक एंटिटी बना रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, कितने पार्टिकल जुड़ करके एक बना रहे हैं। जैसे हमने कहा एसिटिक एसिड CH3COOH अभी पीछे दिया है, इसके 2 यूनिट आपस में कंबाइन होकर के डाइमर बनाती हैं, बताया था ना अभी जस्ट, एसोसिएशन डिसोसिएशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले में ऐसे। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 2, इसको बोलते हैं डाइमर, डाइमर मतलब 2 आपस में मिलकर बनाए हैं, तो इसको डाइमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो एन की वैल्यू है वो वही वैल्यूज है कितने आपस में कंबाइन, जैसे हमने कहा कि 6 टाइम ऑफ ए कंबाइन टू फॉर्म 3A2, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि 2 ए आपस में कंबाइन होकर के एक बना रहे हैं, है ना, तो 6A से 3A2 बने, मतलब कि 2 आपस में कंबाइन हुए, तो यहाँ एन की वैल्यू 2 कही जाएगी। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है आई माइनस 1 इंटू एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, यानी कि अब अगर हम एक नया फॉर्मूले से इसको लिखना चाहें, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा इसको हम तो वो फॉर्मूला ये है, एक नया फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी में नहीं, इसको ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है ये, है ना। यानी कैलकुलेटेड मोलर मास
माइनस ऑब्जर्व्ड मोलर मास मीन्स एबनॉर्मल और नॉर्मल कैलकुलेटेड, आपने कितना कैलकुलेट किया था, ठीक है। यहाँ जो ऑब्जर्व लिखा है वो एक्चुअल में तुम्हें क्या मिला, मतलब एक्सपेरिमेंटल क्या है, और थ्योरेटिकली आपको कितना मिलना चाहिए, नॉर्मल वाला है ना, ऑब्जर्व नहीं नॉर्मल, डिवाइड बाई ऑब्जर्व, मतलब नॉर्मल मोलर मास माइनस एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास इनटू n अपॉन 1 माइनस n इंटू n अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। नॉर्मल माइनस एबनॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड डिवाइड बाई 1 माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन, है ना। अगर डिसोसिएशन के लिए यही देखोगे तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, यहाँ पे क्या है आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, यहाँ पे एन माइनस 1, वहाँ एन का भी मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं है ना। अब इसको इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेटेड यानी कि नॉर्मल माइनस एबनॉर्मल डिवाइड बाई एबनॉर्मल इंटू 1 माइनस एन, वहाँ पे 1 माइनस एन है, यहाँ पे 1 माइनस एन टू 1 माइनस, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला हुआ आई के लिए। अब रिलेशन आ गया, है ना। क्या रिलेशन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, है ना। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ये है पाई, ठीक है। मतलब क्या है, एक मिनट बच्चा, देखो ये रिलेशन पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट और पाई के बीच क्या रिलेशन होता है। तो पाई किसकी इक्वल होती है, पाई इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे पी होना चाहिए, पी अपॉन आर डी टी, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, डी डेंसिटी है सॉल्वेंट की, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये रिलेशन होता है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू पाई एम ए अपॉन आर डी टी, ये इसके बीच रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम रिलेशन देखें कि पाई और डेल्टा टी बी, यहाँ हमने कि क्या कहा था कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट और पाई के बीच क्या रिलेशन है, यहाँ पे डेल्टा टी बी और पाई के बीच क्या रिलेशन है वो देखना है ना। तो ये भी वही चीज है, सिंपल, पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी बी, कितना वेरिएशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, इंटू आर डी टी अपॉन 1000 इंटू के बी, आर डी टी अपॉन 1000 इंटू के बी, है ना। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन 1000 के बी, ठीक है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट में भी सेम वही है, बस जहाँ पे के बी है वहाँ पे के एफ हो जाएगा, जहाँ पे डेल्टा टी एफ है वहाँ पे टी बी है वहाँ पे डेल्टा टी एफ हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई, है ना। अब अगर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट इक्वेशन इन बॉइलिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, और अभी तो हमने क्या देखा था पाई और रिलेटिव लोअरिंग। अब देखो डेल्टा टी बी और डेल्टा एफ के साथ रिलेटिव लोअरिंग का क्या फिनोमिना है ना। तो इससे उल्टा हो जाएगा, 1000 के बी अपॉन एम ए इंटू डेल्टा टी बी टी पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट। यहाँ पे एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो 1000 के बी अपॉन एम ए इंटू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट के साथ हो जाएगा, जहाँ पे हमने के बी लिया है वहाँ पे के एफ हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम वही है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो, है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी अगर आपको चाहिए इसको।